चला जाओ। ये कन्या है, नीचे बैठ जाओ। बहुत लोग हैं। खैर, ये सुना है। हम लोग रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने एक तो उसकी डिफाइन लिख पाई है तुम्हें कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। दूसरा ने तो बस इतना बताया कि अगर ये अपने पास में कोई भी इंटरफेस है, अगर ये मीडियम रेयर है, ये वाला मीडियम डेंसर है, हल्का गाढ़ा, ये वाला मीडियम गाढ़ा है, ये वाला मीडियम हल्का है, लाइट अगर इस मीडियम से आके दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के पास चली जाएगी, अगर डेंसर है तो, और अगर यहाँ से अगले में जाती है तो हल्के होने पर तो दूर हट जाएगी। ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा? एंगल आई। और ये वाला एंगल कौन सा? एंगल आर। जबकि इसमें एंगल आई, इसमें एंगल आर। अपन लोगों ने कल बस इतना पढ़ा। इसमें एक काम की बात भी समझ में आ गई होगी तुम्हें कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल तो किसी भी हाल में होना नहीं है। तो ये सबसे पहली मोटी मोटी बात है कि रिफ्लेक्शन किस चीज का नाम है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। मैं जानबूझ के अटक रहा हूँ, मतलब जैसे ही मैं अगले पड़ाव पर पहुंचूंगा, इसमें स्टार्ट करना शुरू करूंगा, मैं नॉन स्टॉप लगातार बोलते चला जाऊंगा, लिखता चला जाऊंगा नॉन स्टॉप। तो पहले इस बात को सेट कर ली कि रिफ्लेक्शन क्या चीज है, पास आना, दूर जाना, रेयर डेंसर का होना, वो सब कुछ बहुत सीधी सीधी बात है। और इसके बाद में सुनेंगे हमें क्या करना है। हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में दो नियम पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें पहला नियम क्या था? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और दूसरा नियम क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी से सभी एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ये दो नियम थे। अब वापस से सभी लोग दो चीजें लिख चुके हैं अब तक। एक तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखी होगी और ये डायग्राम बनाए होंगे। तीसरी हेडिंग का नाम डालें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम आने वाले हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ध्यान से समझना इस पूरे खेल को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अपने पास में दो नियम है, दोनों के दोनों नियमों के नाम सुने। सबसे पहला जो नियम है दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम स्नेल्स लॉ। और दूसरा नियम है, दूसरा नियम भाई ये पुराना वाला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड नहीं आएगा इस बार, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम इंटरफेस। इस बार प्लेन नहीं लगाना है बस, है ना, ध्यान से बात को लिखते हैं। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे लिखें, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, उसके बाद में कॉमा लगा के लिखें रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद कॉमा लगा के लिखें नॉर्मल एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम इंटरफेस, एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम इंटरफेस। सभी के सभी एक ही इंटरफेस पर लाई करेंगे, एट द सेम इंटरफेस, ठीक है। ये जो दूसरा नियम है जो कि हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं देता कि साहब मैं समझता हूँ लाइट जहाँ पर टकराएगी वहीं से आगे बढ़ेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला नियम काम का है। पहले नियम में एक काम की बात ये कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर तो कतई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर पास और दूर हटने वाली घटना घटित होगी तो वो एंगल इक्वल कैसे हो जाएगा। इसलिए सभी लोग पहला नियम ध्यान से देखें। पहला नियम होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू में कांस्टेंट। साइन अपॉन में साइन आर कांस्टेंट, इसी को रिफ्लेक्शन का पहला नियम बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। और उससे बहुत सी काम की बातें हैं, वो भी ध्यान से देख लें। इसी कांस्टेंट को अपन लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को अपन लोग n21 कह सकते हैं, इसी को अपन लोग μ21 कह सकते हैं, इसी को अपन लोग n2 अपॉन में n1 लिख सकते हैं, और इसी को अपन लोग μ2 अपॉन में μ1 लिख सकते हैं। मैंने किसी दिन बहुत गौर से देखा था, मुझे चीज दिखाई दी गई, मुझे ये दिखाई दिया कि n तो u का उल्टा होता है। एबीसीडी में तो स्मॉल n बनाते हैं ना, वो u का उल्टा है। गौर से देखो तुम्हें दिख जाएगा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट। तो इसको n21 मतलब ये एक ही है। दिस ऑलवेज स्नेल्स लॉ। साइन अपॉन में साइन आर को कांस्टेंट कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और हम सभी का एक टारगेट है आज टारगेट बस इतना कि सभी लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ जाएं और कुछ नहीं। अगर तुम ये समझ गए तो ठीक है भाई, बहुत लंबी कहानियां खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी। अगर तुम ऐसा मान सकते हो द गोल्डन डे ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बेहतर कोई दिन नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब में टॉपिक हो रहे होंगे। आज अंडरस्टैंड नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, वो ध्यान से सुने।
साइन अपॉन में साइन और कांस्टेंट है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को n21 μ21 n2 upon n1 μ2 upon μ1 एक ही बात कहते हैं, सब कुछ एक ही चीज है। ठीक है, इसमें भी एक काम की बात देख लें कि ये जो लिखा हुआ है ये n21, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, मतलब पहले दो है ना तो दो का विद रेस्पेक्ट टू 1 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि हम लोगों को पढ़ना आना चाहिए बेसिक तौर पर, और उसके बाद में सभी लोग काम की चीज लिखेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे और ध्यान से बात समझेंगे। पहले से लिख लें दो नियम कौन से हैं, हमारा बस एक ही मेन टारगेट है, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम के शब्द को अपनी बुद्धि में घुसा दें सही तरह से, सिस्टमैटिक एकदम, क्योंकि ब्रिलियंट गेम है ये अपने आप में। ये तुम्हारा पहला पड़ा डेफिनेशन, दूसरा ये डायग्राम सिस्टम, तीसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और चौथा सभी लोग टॉपिक डालेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। समझते हैं आखिर इस बात का मतलब क्या है बेसिक तौर पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब सीधी सीधी बात है, वो वैसे पॉइंट थोड़ी है जो किताब के अंदर होंगे, तो 5 मिनट पहले नहीं हो सकता कि कुछ भी जुगाड़ करके, मैं अच्छा तो छुट्टी आधे घंटे पहले करवा दूं, होगा नहीं करना ऐसे, पैगंबर जी मानेंगे नहीं। मैं सोचता हूँ मैं थोड़ा रुक जाऊं, बस 2 मिनट रुक जाऊं, पर वो 2 मिनट होते होते खिंच जाते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से देखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये पेपर मुझे दिया जा रहा है, तो मुझसे पहले पूछ सर ये अलग अलग रंग के क्यों हैं, नहीं इससे मैंने बहुत ज्यादा मारा, ये खून में लथपथ हो गया, इसमें बिल्कुल नहीं मारा, ये सफेद है। देखें भाई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसे हैं, मतलब बहुत ध्यान से सुने तरीके से, बहुत मतलब बहुत ज्यादा काम की चीज है। पहले बार सभी लोग हिंदी में एक बात लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 2 बातें बताता है, 2 बातें बताएगा। ठीक है, 2 बातें बताएगा। ठीक है, 2 बातें कौन सी है वो सुने, 2 बातें बताएगा। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, 18 प्राणों में महर्षि वेदव्यास जी ने 2 ही बातें कही हैं, तो 2 बातें बताएगा। ठीक, कौन सी 2 बातें, सबसे पहले तो बताएगा कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, लाइट किस मीडियम से किस में जा रही है। ठीक है, किस मीडियम से किस में जा रही है, इसमें जा रही है। एक बात तो ये बताएगा, वो तुम्हें मैं सिखा दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना बस। और दूसरा ये बताएगा कि कितना बैंड होगा, कितनी बैंड होगी, मतलब कितने एंगल पर पहुंचेगी, कितनी बैंड होने वाली है, कब होगी या फिर ज्यादा होगी, कितनी बैंडिंग होगी। ठीक है, 2 बातें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बस एक कांस्टेंट संख्या आएगी, और उस संख्या को देखकर तुम ये समझा सकते हो कि लाइट कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रही है। सबसे पहली बात तो ये दोनों बातें सभी को दिमाग में समझनी है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आगे चैप्टर में क्या आने वाला है, मुझे पता है कि आगे चैप्टर में क्या आने वाला है, इसीलिए तुम्हें ये बहुत ध्यान से सीखना समझना है, क्योंकि अगर तुम इसको नहीं समझ पाए तो ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। ध्यान से देखें, और इन सारी बातें बस एग्जाम्पलों के माध्यम से ऐड हो सकते हैं, सभी लोग एग्जाम्पल सुने तरीके से। अपने पास में सबसे पहली काम की चीज तो ये, अगर हमारे पास ये एक इंटरफेस है और ये वाला एयर है और ये वाटर है, तो ये बताओ सबसे पहले इसमें गाढ़ा कौन है, पानी गाढ़ा होता है सीधी हवा से। ठीक है, अब बात ये कि अगर लाइट इस हवा से पानी की ओर जा रही है तो नॉर्मल ये पास आएगी कि दूर आएगी,
पास आएगी, मतलब कि कुछ इस तरह से यहाँ पर बेंड हो जाएगी। अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं भैया ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री, तो सीधी बात है ये वाला एंगल 45 तो नहीं होगा, 45 से कम होगा। और मैं तो बता रही भैया इसकी वैल्यू 30 डिग्री। अब बताओ कि इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, ये निकालते हैं। अगर इंडेक्स निकालेंगे तो पहली बार बताओ लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास। अगर एयर से ग्लास जा रही है तो उसको उल्टा लिखना है। एयर से ग्लास का मतलब एजी, ऐसे एयर से ग्लास उल्टा एरो, मतलब कुछ ऐसे सोच लें, ये एरो लगाना मत, मैंने बोल दिया बस। एजी एयर से ग्लास जा रही है, सबसे पहली काम की बात। इसी एजी को हम लोग लिख सकते हैं एन जी अपॉन में, एन जी अपॉन में एन ए, ऊपर ग्लास और नीचे एयर, मतलब जहां पे जा रही है वो पहले आएगा। एयर से ग्लास है नहीं वाटर है, तो ऐसे करके लिख लेते हैं एन डब्ल्यू ए, एयर से वाटर में जा रही है, इसी को एन डब्ल्यू अपॉन में एन लिख सकते हो। निकालने का तरीका, इंसिडेंट एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल कौन सा है, कौन से आई है 45, और कौन सा रिफ्लेक्टिव एंगल है, तो इसको बस ऐसे लिखेंगे सभी लोग साइन 45 अपॉन में साइन 30, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा एन डब्ल्यू ए इक्वल टू में साइन 45 का आंसर 1 अपॉन में √2 और साइन 30 का आंसर 1 अपॉन में 2, इंटीरियर और ऊपर जाएगा एक्सटीरियर, तो एन डब्ल्यू ए इक्वल टू में 2 अपॉन में √2। सभी लोग उसको रेशनलाइज तो कर ही सकते हैं, 2 किस में टूट जाएगा, √2 इंटू में √2 और रूट से रूट कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ओनली √2। और अपने पास में शायद वैल्यू अंदाजे में होगी कि √2 का आंसर लगभग कितना होता है 1.4, ये आंसर 1.4 निकल के आया। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकला कि लाइट अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो 1.4 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। निकालने का तरीका, लिखने का तरीका, बहुत सी छोटी मोटी बातें हैं कि कहां से कहां जा रही है, वो बहुत बारीक सी बात है। ए से डब्ल्यू में जा रही है, एयर से वाटर में, साइन आई अपॉन में साइन आर कैसे किया जाएगा वो सब ध्यान से देखें। और इसी में तुम्हें मैं अगले पड़ाव में जोड़ देता हूँ, वो भी ध्यान से देखना। हमारे पास में दोबारा से ये ग्लास है यानी कि कांच, और लाइट जा रही है कांच से वाटर में, ये होता है इनमें डेंसर कौन सा है, रेयर कौन सा है, कांच और ग्लास, पानी और गाढ़ा मीडियम कौन सा है, गिलास है। तुम ग्लास में थोड़ी तैर सकते हो, पानी में तैर सकते हो, सीधी सीधी बात है। उसमें तुम्हारी उंगली तक नहीं जाएगी, कांच के अंदर उतना गाढ़ा होता है, वो सॉलिड है, कुल मिला के सॉलिड से ज्यादा हार्ड होती है कंपेयर टू लिक्विड के मुकाबले में। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई देख ये वाली लाइट यहाँ पर आई है किसी एंगल पर, मान लेते हैं कि 30 डिग्री के एंगल पर आई है, तो जब बाहर जाएगी तो एंगल कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा, क्योंकि अगर गाड़े से हल्के में जाते हैं तो ज्यादा एंगल, तो मैंने मान लिया 60 डिग्री। बस तुम ये बता दो लिखा कैसे जाएगा, लिखना कैसे, कहां से कहां जा रहे हैं, गिलास से वाटर, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, गिलास से वाटर उल्टा, जी डब्ल्यू, जी से डब्ल्यू में, गिलास से वाटर में जा रहे हैं। अगर ग्लास से वाटर में जा रहा है तो उसको और भी बोल सकते हैं एन डब्ल्यू अपॉन में एन जी। निकालने का तरीका साइन आई, इंसिडेंट एंगल कितना है, कितने एंगल पे लाइट आई है 30 पर, कितने पे निकली है 60 पर। अगर मैं बात को सेट करूंगा तो बनेगा साइन 30 अपॉन में साइन 60, और जब सॉल्व करेंगे तब तुम्हें बात समझ में आएगी। अपन लोग बस पहला नियम समझ रहे हैं, हम बस स्ट्रेंथ लो में चौथे पॉइंट को कवर कर रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। सभी मुझे साइन 30 की वैल्यू बता दो एक बार, साइन 30 की 1/2, उसके बाद में साइन 60 की √3/2, मैंने 2 से 2 काट दिया, बचा 1/√3। अपने पास में 1/√3 का आंसर होता है 1.7। तो एन डब्ल्यू जी की वैल्यू सुने, मुझे 1 से मतलब 1.7 से 1 को डिवाइड करना है, 1.7 से 1 का डिवाइड, ला इस पे कर लेता हूँ आराम से। ये कैसा होता है, ठीक है, देखो 1 डिवाइडिंग 1.7, आंसर आया 0.5, मैंने 0.6 लिख दिया राउंड ऑफ करके, ये दो आंसर निकल के आए। ये दोनों आंसर तुम्हें कुछ काम की बातें सिखा देंगे, आप समझें। यहाँ पे जो आंसर वो 1 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है। ये वाला आंसर 1 से बड़ा है कि छोटा, छोटा। अगर आंसर 1 से बड़ा है तो सीधी बात है तुम क्या अंदाजा लगाओगे कि लाइट कौन सी मीडियम से कौन से में जा रही है, रेयर से डेंसर में। अगर गाढ़े में जाएंगे तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, और अगर हल्के में जाएंगे तो आंसर 1 से छोटा आएगा। पहली बात तो ये कि अगर आंसर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कंफर्म है कि हम रेयर मीडियम से कौन से में जा रहे हैं, डेंसर में। और अगर हमारा जो आंसर है वो 1 से कम है तो सीधी बात हम कहां से कहां जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में। और बात को याद मत करो, सीधी बात है डेंसर यानी गाढ़ापन, यानी कि ज्यादा कुछ भारी सा साउंड आती है,
तो डेंसर यानी गाढ़ा, अगर गाढ़ा है तो एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और अगर हल्का मीडियम तो एन की वैल्यू 1 से कम होगी। तो सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में सेट करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये समझाएगा कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, और लाइट कहां से कहां जा रही है। पहली काम की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान से पहले इसे देखिए। ये समझने के लिहाज से वैसे तुम्हें बहुत बुरी आदत पड़ गई 11th क्लास से लिखने की, पर जरूरी भी होता है लिखना तो, पर ये समझने वाली कहानियां, लिखने वाली कहानियां भी आ जाएंगी। पर लिखे ऑब्वियसली कोई दूसरा काम भी तो उसे लगता नहीं है कि ऐसे कुछ पढ़े से ज्यादा लिखते नहीं, तब तक साउंड से नहीं आती है, कोई बात नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं तुम्हें इसी कहानी को वापस से इस्तेमाल करवाता हूँ, देखना डी पॉइंट भी चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एन ए बी इज इक्वल टू में 1.8। भैया पहला सवाल है, बताओ तुम क्या समझे, ये किसका इंडेक्स दिया है। चलिए तो लाइट कहां से कहां जा रही है, कौन से मीडियम से कौन से में, फ्रॉम कहां से कहां जा रही है, बी टू ए, सीधी सीधी बात है, लाइट बी से ए में जा रही है, उल्टा जा रही है, बी से ए में जा रही है। अब दूसरी बात है कि ये आंसर 1 से बड़ा है कि छोटा, अगर 1 से बड़ा है तो डेंसर मीडियम कौन सा है, कहां से कहां जा रही है, बी से ए में जा रही है। अगर आंसर 1 से बड़ा निकला है तो कंफर्म बात है कि अपन लोग डेंसर मीडियम में आए हैं और रियल मीडियम से निकल कर आए हैं। ध्यान से देखो, मतलब मुझे बस वैल्यू देख के समझना है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, कौन सा रियल है कौन सा डेंसर है। जैसे दोबारा देखना, अगर मैंने इसमें लिखा N24 इज इक्वल टू 0.6, अब बता लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है। पहले वो बोले 4 से 2 में, लाइट चौथे मीडियम से दूसरे में जा रही है, 4 से निकल के 2 में पहुंच रही है, और आंसर 1 से छोटा है। अरे जहां पहुंच रही है वो मीडियम कैसा है, फिर रियल मीडियम है, और जहां से निकल गया है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। बस वैल्यूज को देख के पहले अंडरस्टैंडिंग करें, मुझे वैल्यू पढ़नी आती नहीं है कि नहीं पढ़नी आती है। जैसे मैंने दोबारा लिख दिया तुम्हारे सामने, अपने पास में अगली काम पे निकल के आती है कि भाई देखो मैंने बस, अब तो कोई फायदा ही नहीं है, मैंने इसमें लगा दिया पी क्यू इज इक्वल टू में 1.6 1.2। पता लाइट कौन से कौन से में गई है, क्यू से पी में गई है, सीधी बात है क्यू से पी में गई। और डेंसर मीडियम कौन सा है और रियल मीडियम कौन सा है। अगर क्यू से पी में गए आंसर 1 से बड़ा है, अगर आंसर 1 से बड़ा है तो जहां पहुंच रहे हैं हम वो कौन सा मीडियम है, हम फाइनल पी में पहुंचे हैं तो वो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अगर 1 से बड़ा है तो गाढ़ा मीडियम होगा, और ये वाला कौन सा मीडियम है, फिर रियल मीडियम है। लेकिन सवाल इतने भी आसान नहीं है, मतलब ये तो बस अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं तुमसे इसी की जगह पर ऐसा लगवा दूं, भाई देख एन ए बी की वैल्यू दी गई है 1.6, एन बी सी की वैल्यू दी गई है 0.2, इन दोनों में कौन कॉमन है, बी कॉमन है। मेरा सवाल ये, कोई मुझे इतना बता सकता है कि एन ए सी की वैल्यू क्या होगी। पहली बात, इसका क्या मतलब है, लाइट कौन से कौन से में जा रही है, बी से ए में, इसका क्या मतलब है, लाइट कौन से में जा रही है, सी से बी में, इसका मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है, सी से ए में। अगर ए बी की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू पता है, तो ए सी की बता दोगे। बहुत सिंपल सवाल है, तो बहुत ज्यादा पहाड़ी सवाल नहीं चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है चीजों की। तो अंडरस्टैंडिंग करने से ये तुम्हें एक बात जाननी चाहिए कि एन ए बी को तोड़ के कैसे लिखते हैं, एन ए अपॉन में एन बी, एन बी सी को तोड़ कैसे लिखते हैं, एन बी अपॉन में एन सी, और एन ए सी निकालने के लिए इसको तोड़ के क्या लिखा जाएगा, एन ए अपॉन में एन सी। मतलब जो ऊपर यहाँ पे है वो ऊपर आएगा, जो पीछे है वो नीचे आएगा। अब बात ये है कि अगर तुम अपनी बुद्धि से सोचो तुम्हें बात समझ में आएगी। ये बात मैं समझा रहा हूं, तुम्हें समझनी भी है, लेकिन अपने दिमाग से भी सोचना होता है। वैसे तो मुझे ए ऊपर चाहिए, सी नीचे चाहिए, बी का कोई रोल नहीं चाहिए, क्योंकि 2 मीडियम में लाइट जाती, 3 का चक्कर नहीं होता। एक समय पर 2 मीडियम में टकरा सकते हैं, 3 तो बाद में टकराते हैं। तो अगर मुझे एन ए सी की वैल्यू निकालनी है तो सीधा सीधा काम है जो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, वो काम ये कि मैं दोनों का क्या कर लूं, मल्टीप्लाई। क्यों, तो बात समझ में आएगी, ध्यान से देखना। मैंने 1.6 का मल्टीप्लाई करा 0.2 से, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने एन ए अपॉन में
एन बी का मल्टीप्लाई करा किससे, एन बी अपॉन में एन सी से, एक चीज कट रही है, एन बी से एन बी मल्टीप्लाई होगा, वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। अगर जब ये कट जाएगा तो सीधी बात है इसका इससे मल्टीप्लाई करा, 16 इंटू में 2, 32.2 लगाया, पॉइंट 2 डिजिट बाद, क्योंकि इसके पीछे भी पॉइंट है, इसके पीछे भी पॉइंट है, और इक्वल टू में क्या आया, एन ए अपॉन में एन सी, और एन ए अपॉन में एन सी को ही तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए सी। अब जरा ध्यान से बताएंगे, इन दोनों में गाढ़ा मीडियम कौन है, ए और बी में। लाइट बी से ए में जा रही है, 1.6 से 1 से बड़ी वैल्यू है, तो गाढ़ा मीडियम कौन है, ए। बी और सी में गाढ़ा मीडियम कौन सा है, ए से बी जा रही है, आंसर ए से बी जा रही है, आंसर 1 से बड़ा है, तो ए गाढ़ा है एज कंपेयर टू बी। सी से बी जा रहे हैं, आंसर छोटा आ रहा है, तो बी कैसा है, रेयर, और सी कैसा है, डेंसर, तो सी गाढ़ा है एज कंपेयर टू किससे, बी से। और इन दोनों में बताओ लाइट कहां से कहां जा रही है, सी से ए में। अगर लाइट सी से ए में जा रही है और आंसर 1 से छोटा आ रहा है, तो गाढ़ा कौन है इनमें, लाइट अगर सी से ए में जा रही है और आंसर 1 से छोटा है, तो इनमें गाढ़ा कौन है। अगर छोटा आंसर है तो सीधी बात है कि बाद वाला आदमी रेयर होता है, पहले वाला आदमी गाढ़ा होता है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा डेंसर है, इन दोनों में सी ज्यादा डेंसर है, जबकि ए हल्का आदमी है। मतलब जहां पे हम पहुंच रहे हैं वहां का आंसर 1 से छोटा आ रहा है, तो हल्का आदमी है। इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा डेंस कौन है, वो सबसे कमजोर कौन सा है। पहली बात है बी तो इन दोनों से ही हल्का है, बी दोनों से हल्का है, बी ए से भी कमजोर है, सी से भी कमजोर है। और ए और सी में कौन मजबूत है, सी। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा आदमी है, सी। उसके पीछे कौन लगेगा, ए, और उसके पीछे कौन लगेगा फिर, बी। अगर इनको डेंसर मीडियम के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो सबसे ज्यादा जो गाढ़ा मीडियम है वो सी है, उससे छोटा कौन सा है, ए, और उससे हल्का कौन सा है फिर, बी। ये अरेंजमेंट ये अपन लोग कर सकते हैं। अब इन पूरे खेल में 2 सवाल समझ में आते हैं। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति मुझे 2 देगा तो मैं तीसरे का मीडियम निकाल सकता हूं, और मैं इस बात को पक्का समझने की कोशिश करूंगा कि अगर आंसर 1 से बड़ा है तो कौन सा डेंसर है, जो बाद वाला होता है वो डेंसर, और अगर आंसर 1 से छोटा है तो बाद वाला होगा वो कैसा होगा, रेयर। अगर आंसर 1 से बड़ा है तो बाद वाला डेंसर और बाद वाला ही रेयर। और इसी बात को मैं डील करना है कि अगर मुझे कोई 2 मीडियम दे दे तो मैं तीसरे को कैसे निकालूंगा। एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करें पहले, देखें n12 की जो वैल्यू है दिस इज 0.6, n23 की वैल्यू है 1.8, फाइंड द वैल्यू ऑफ n13। पहले ये निकालें, ध्यान से अपने दिमाग से लिखो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, उसको कैलकुलेट करें, फिर ये बताएं कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। ध्यान से पहले तोड़ के लिखे हमने n1 अपॉन में n2, n2 अपॉन में n3, और उसके बाद में उनका मल्टीप्लाई, और ये समझे कि कौन पहले गाढ़ा है फिर कौन सा बाद में गाढ़ा है, उस तरह से इंडेक्स को कैलकुलेट करो ध्यान से। डिफेक्टिव इंडेक्स निकालने का एक सिंगल तरीका साइन आई अपॉन में साइन आर नहीं है, इससे कोई नहीं निकालता, कुछ और है।
किसका बैग है ये? तेरा ये? अच्छा, ये राहुल सुपाड़ी, पल्स इलायची, नहीं पल्स टॉफी है ये, नॉन वाली मुझे बहुत बुरी लगती है, ये पालक मर जाते हैं इसके लिए। ऐसे मतलब ये तेन डस्टबिन बना रखा है, बैग में डस्टबिन, लोड़ी। अच्छा, ये डोरेमोन की पॉकेट है कि खत्म नहीं है? एक सेकंड रुक जा। तो इससे भारी पेंट लिया कर, मतलब हम करें तो कम से कम पकड़े तो ना जाए। ठीक है, देखें भाई, आंसर बनाना पहले ये बताएं इसका। ये n12 कैसे लिखा लिखा जाएगा? n1 अपॉन में n2, और ये वाला कैसे लिखा जाएगा? n2 अपॉन में n3। ये ठीक है। अब क्या करना है दोनों का? मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं 0.6 का मल्टीप्लाई 1.8 के साथ करूंगा, मुझे सामने भी रखना है n1 अपॉन में n2 मल्टीप्लाई में n2 अपॉन में n3। एक चीज कट गई, n2 से n2, तो बचा इसका n2 कितना आया वैसे? 108, तो पॉइंट लग जाएगा इस जगह पर। अपने पास बन जाएगा n1 अपॉन में n3, और n1 अपॉन में n3 को ही, मतलब जो ऊपर लिखा है उसको लिखते हैं 1, और जो पीछे लिखा है उसे लिखते हैं 3। लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है बताओ? 3 से 1 में। तो अगर 3 से 1 में जा रही है तो आंसर 1 से बड़ा है, तो 1 कैसा मीडियम है? टेंसल। और 3 कैसा मीडियम है? रियल। बस इसी बात को ध्यान से सेट करना, इसमें सेट करना। 1 और 2 में टेंसल कौन है? 1 में और 2 में टेंसल कौन है? ये आंसर छोटा है, तो 1 कैसा होगा? रियल। और 2 कैसा होगा? मतलब सीधी बात है, 2 जीतेगा 1 से, पहले वाले केस मतलब 2 ज्यादा है। इसमें कौन ज्यादा है? 1 ज्यादा है किससे? 3 से। इसमें 1 ज्यादा है 3 से। और यहाँ पर देखें, लाइट 3 से 2 में जा रही है, तो आंसर कैसा आ रहा है? 1 से बड़ा, तो 2 कैसा है? टेंसल। और 3 कैसा है? रियल। तो 2 जीतेगा 3 से। अब बताओ, कुल मिला के सबसे ज्यादा टेंसल कौन है? 2। उससे कमजोर कौन सा है? 1। और 1 से कमजोर कौन सा है फिर? 3। तो 2 सबसे ज्यादा डेंस है, उससे कमजोर है 1, और उससे कमजोर है 3। तो ये वाली बात भी समझे ध्यान से कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में भी मैं 2 बातें पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं 2 देकर 1 निकलवा रहा हूँ, और तीनों में पूछ रहा हूँ कौन ज्यादा रियल है कौन ज्यादा टेंसर है। एक काम की बात, मल्टीप्लाई फिक्स नहीं है कि बस मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, सवाल पे डिपेंड करेगा। सवाल दिखाता हूँ सीधे सीधे, ट्राई कर रहे हैं। अब अपने पास में एन ए बी की वैल्यू दी गई है 1.6, एन सी बी की वैल्यू दी गई है 0.4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ए सी। ध्यान से तोड़ें, बस 2 ऑप्शन है, या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई तब होगा जब बी एक में आगे लिखा है एक में पीछे, तब तो होगा मल्टीप्लाई, कट जाता है। दोनों में पीछे लिखा है या दोनों में, तो डिवाइड होगा। तो पहले लिखो, खोल के लिखो, उसे अपने आप कट जाएगा। पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझे तो सही कि है क्या, क्योंकि आगे लगातार इसी का इस्तेमाल होने वाला है। खुशी क्या कर रही है पीछे? विश्राम कर रही है। हाँ भाई, ये लिखा गया एन ए अपॉन में एन बी, और ये लिखा गया एन सी अपॉन में
एन बी। इसमें क्या करना है बताओ, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो सीधी बात है कि इसमें एन बी से एन बी कट जाएगा, 1.6 के नीचे 0.4 रहेगा, सामने रहेगा एन ए अपॉन में एन सी। पॉइंट से ये भी कटेगा तो 4 ही बचा, यानी कि एन ए अपॉन में एन सी। इसको लिख सकते हैं 4 एन ए सी। एक काम की बहुत छोटी सी बात हो गई कि एन ए सी की वैल्यू 4 आ रही है, पहली बात तो ये सही होनी चाहिए सबकी। दूसरी काम की बात, अगर एन ए सी की वैल्यू 4 आ रही है तो यार पुरानी बुद्धि को जगाना और बताना एन सी ए की वैल्यू क्या आएगी। अगर एन ए सी 4 है तो एन सी ए कितना होगा, 1/4 उल्टा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अपने पास में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट काम की बात आई है, अगर एन ए बी की वैल्यू x है, एन बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। और अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एन ए बी का मल्टीप्लाई एन बी ए से करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई 1/x काटेंगे तो कितना 1। अगर किसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बेसिक सी बात। एन ए बी को एन बी ए का उल्टा बोलते हैं, बहुत सिंपल सा खेल है। और दूसरी बात देखिए, अगर कोई मुझे 2 इंडेक्स दे दे तो मैं तीसरे को अपने दिमाग से निकाल सकता हूँ। बहुत कठिन खेल नहीं है, अगर तुम थोड़ा बुद्धि सोच सकते हो तो कठिन नहीं है आपके में। ठीक, तो एक बात तो ये सेट रखें। अब आ जाए दूसरी बात पर। सभी लोग पॉइंट नंबर 5 डालें उसी के अंदर, मतलब ई, चौथे में ई चल रहा है अभी तक। ई है अपने पास में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपने पास में कितने टाइप्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, एक ऐसी वैल्यू, ऐसी संख्या जिससे वो समझ में आता है कि लाइट कौन सी मीडियम से कौन से में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेयर में जा रही है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये वैल्यूज को समझाता है कि लाइट कौन सी मीडियम से निकली और कौन सी मीडियम में जाके पहुंची। अब अपने पास में 2 टाइप के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पाए जाते हैं। दोनों टाइप के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बहुत ध्यान से सुने समझें। सबसे पहला जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और दूसरा जो अपने पास में आता है उसका नाम है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, 2 टाइप के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पाए जाते हैं, एक तो एब्सोल्यूट और दूसरा पाया जाता है रिलेटिव। सभी लोग इन दोनों इंडेक्सेस को बहुत ध्यान से केयरफुली तरीके से समझें। बहुत सिंपल है, मतलब मैं एक एक लाइन लिखूंगा समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एब्सोल्यूट है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये कहलाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हवा का, पानी का, कांच का, शहद का, हीरे का, इन सबके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब यहाँ देखना, रिलेटिव ये होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये होते हैं रिलेटिव। मतलब तुम अपने आप समझ गए होगे कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, अकेले का इंडेक्स निकालना, और रिलेटिव का मतलब क्या है, 2 लोगों का कंपेयर करके निकालना। अब ये अकेले का निकलेगा कैसे, वो सुने। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज का नाम बताओ, लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तुम्हें से किसी का मानना ये कि मन सबसे तेज चलता है, इस लोग जवाब देते हैं मन। गलत जवाब है भैया। मन कोई फिजिकल चीज नहीं है जो सब तेज चलती है। लाइट एक चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। मन एक बस थॉट है जो मैं ब्रेन में लाता हूँ, और अगर इस थॉट को भी डिस्कस करें तो न्यूरॉन्स की हेल्प से थॉट ब्रेन तक पहुंचते सोचते हैं। न्यूरॉन्स की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से छोटी होती है, कम होती है। ठीक है, तो साइंटिफिकली भी ये गलत है कि अगर तुम ऐसे सोचो कि मन भी कुछ चीज है, नथिंग, इट इज जस्ट ब्रेन थॉट। जबकि लाइट एक ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। अब बात है कि सभी लोग ये समझेंगे, अगर तुम्हें एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो तुम्हें रखना ऊपर c यानी कि लाइट की स्पीड, और नीचे रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर एयर का निकालना है तो नीचे तुम्हें एयर रखना है, ऊपर तो फिक्स है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बस ऊपर फिक्स है 3 10⁸ ही आएगा। नीचे क्या आएगा, अगर एयर का निकालना है तो एयर में स्पीड कितनी है, अगर ग्लास का निकालना है ऊपर तो c फिक्स है, नीचे क्या आ जाएगा, ग्लास की स्पीड, ग्लास में स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इस बात को मैं अगली लाइन में शॉर्ट लिखता हूं। अगर हनी का निकालना ऊपर तो c फिक्स है, c यानी कि लाइट की स्पीड, नीचे आ जाएगा vh, vh यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन हनी,
उसके बाद में अगर वाटर में निकालना है तो ऊपर सी फिक्स है, नीचे क्या आ जाएगा बी डब्ल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर तुम डायमंड का निकालना चाहते हो तो ऊपर तो फिक्स है सी, अगर नीचे निकालेंगे तो बी डी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मतलब एब्सोल्यूट यानी किसी अकेले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि लाइट को बेंड करने की क्षमता निकालना है इसको एब्सोल्यूट अकेले मीडियम का। और अगर दो का कंपेयर करके निकालेंगे उसे बोलते हैं रिलेटिव। जैसे कि बहुत ध्यान से एग्जांपल समझे। सबसे पहले तो एग्जांपल के तौर पे अगर तुमसे कहता हूं कि द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बहुत सिंपल ही लिखूंगा, ज्यादा कुछ खास नहीं, एयर नहीं वाटर लगाता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, लाइट की जो स्पीड है पानी में वो 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें पानी का इंडेक्स निकालना है। अच्छा भाई ध्यान से देखो, अगर तुम पानी का इंडेक्स निकालना चाहते हो तो मतलब बात चल रही है एन डब्ल्यू निकालने की। एन डब्ल्यू कैसे निकलेगा, सी अपॉन में लाइट की स्पीड पानी में कितनी है, तो ऊपर तो फिक्स है 3 इंटू 10 की पावर 8, जमना ही जमना है, जबकि नीचे आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 8। एक चीज कट गई, कौन सी, 10 की पावर 8 से 10 का 8 कटा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। मैंने 5 से कट शॉर्ट किया, 5 से ये 6 बार, 5 से ये 5 बार, और 5 से 6 को काटेंगे तो एन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.2। ये वाटर का इंडेक्स निकल के आ गया। मतलब तुम किसी भी मीडियम का अगर इंडेक्स निकालना चाहते हो तो उसकी स्पीड नीचे और लाइट की स्पीड ऊपर, बस अकेले मीडियम का इंडेक्स निकल के आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा खेल है। और अकेले मीडियम का इंडेक्स निकालना क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर शहद का निकालना चाहते हैं तो नीचे शहद लग जाएगा, अगर पानी का निकालेंगे नीचे पानी लग जाएगा, अगर हनी का निकालेंगे उसका ग्लास का तो नीचे ग्लास की स्पीड आ जाएगी। ऊपर फिक्स है कि सी ही आना है सबके लिए। जैसे कि मैं तुमसे बहुत सिंपल सी जानबूझ के कैलकुलेशन करवाऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल ही है। द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट की स्पीड ग्लास में है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, वैसे इससे भी कम हो सकती है। तो फाइंड द इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना ध्यान से, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। भले खेल आसान है लेकिन जब तक अपने दिमाग से एक एक बात छोटी छोटी बातें लिखनी लोगे तब तक तैयार नहीं होंगे बड़े काम के लिए। ध्यान से देखें, ग्लास का इंडेक्स निकालो, जिसका भी निकालना ऊपर से नीचे स्पीड, बस डिवाइड लगा दें। हाँ भाई आंसर डेढ़, डेढ़ ही तो आएगा। अगर ग्लास का इंडेक्स निकालेंगे तो सीधी बात है कि सी अपॉन में बीजी, सी यानी कि 3 10 की पावर 8 और ये यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको काटेंगे तो ये तो कटेगा 2 से 3 यानी कि 1.5। ठीक है, इंडेक्स ठीक ठाक मिला। अब ध्यान से बात सुने इस जगह पर, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि एन डब्ल्यू जी की वैल्यू निकालो तो मुझे बस इतना बताओ कि एन डब्ल्यू जी कैसे खुलेगा, खुलेगा कैसे, एन डब्ल्यू अपॉन में एन जी। अच्छा अभी मैंने एन डब्ल्यू की वैल्यू निकाली तो थी 1.2 और एन जी की वैल्यू क्या निकाली है 2, तो बस 1.2 अपॉन में 2 कर देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा 0.6 खत्म। मतलब हमें क्या निकालना आना चाहिए, बस एन डब्ल्यू और एन जी। मतलब मुझे बस क्या पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंडेक्स कैसे निकल के आएगा मात्र। मुझे अगर एब्सोल्यूट की नॉलेज है तो रिलेटिव निकालने बस मुझे डिवाइड लगाना है। लेकिन इसको सिस्टमैटिक देख रहे एक बार ध्यान से, सिस्टमैटिक बस इतना सा है कि अगर कोई मुझसे कहता है कि भाई एन डब्ल्यू जी की वैल्यू निकालो, से कैसे खोलेंगे, एन डब्ल्यू अपॉन में एन जी। सभी लोग ये बताएं एन डब्ल्यू कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था उसका, सी अपॉन में बी डब्ल्यू, और एन जी कैसे निकलेगा, सी अपॉन में बी जी। इसको ऊपर लिया एक्सटीरियर और इसको लिया यहाँ पे इंटीरियर, सब कुछ सामने से रखा हूं मैं। एन डब्ल्यू जी एन डब्ल्यू अपॉन में एन जी इक्वल टू में सी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी जी और नीचे आ जाएगा सी इंटू में
बी डब्ल्यू एक चीज कट रही है, सी से सी। ये बात तुम्हें कुछ बेहतरीन से समझाने वाली है। एन डब्ल्यू अपॉन में एन जी और इक्वल टू में बी जी अपॉन में बी डब्ल्यू। ध्यान से देखें, एक नई बात निकल के आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खोलने का तरीका जो हम लोगों ने देखा है कि अगर एन डब्ल्यू जी है तो ऊपर डब्ल्यू नीचे जी, ये ठीक है। लेकिन अगर हम इस नंबर को चाहे तो किसके टर्म में खोल सकते हैं, स्पीड के टर्म में। और अगर स्पीड के टर्म में खोलेंगे तो उल्टा खोलेंगे। अगर जी मतलब पीछे लगा हुआ है तो जी को ऊपर लगाएंगे और डब्ल्यू आगे लगा तो डब्ल्यू को नीचे लगाएंगे। अगर एन के फॉर्म में खोलेंगे तो सीधा सीधा डब्ल्यू ऊपर जी नीचे। लेकिन अगर स्पीड के फॉर्म में खोलेंगे तो वी जी फॉर्म में बी डब्ल्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि अगर एब्सोल्यूट इंडेक्स निकल जाता है तो रिलेटिव निकालने के लिए तुम्हें बस उन टर्म्स को डिवाइड में रखना है और कुछ खास नहीं करना। ठीक है, पहले इस पूरी बात को लिखें और फिर इसको असेंबल करते हैं, इसे कंफर्मली सेट करके तब आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना कि अगर स्पीड के फॉर्म में खोलेंगे तो उल्टा खोलेंगे और अगर न्यूमेरिक फॉर्म में खोलेंगे तो सीधा खोलेगा। एन की फॉर्म में सीधा खुलता है, स्पीड की फॉर्म में फॉर्मूला उल्टा खुलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव का, एब्सोल्यूट का सिंपल सीधी बात है। ये VDGS की छुट्टी कितने बजे हो रही है जिंदल वालों की? 1:30 बजे तक है? अच्छा, हाँ बेटी ध्यान से बात सुने। पहली बात इसे खोलना, N12 कैसे खोलेगा? N की फॉर्म में खोलो, V की फॉर्म में खोलो। N में कैसे खोलेगा ये? N1 अपॉन में N2। V में कैसे खोलेगा ये? V2 अपॉन में V1। ये कौन सा इंडेक्स है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव? रिलेटिव। दोबारा से अगर मैं तुमसे बोलता हूँ N1 खोलना है, बस N1 कैसे खोलेगा? C अपॉन में V1। ये कौन सा इंडेक्स है? एब्सोल्यूट। दूसरी बात, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि N2 खोलो तो कैसे खोलेगा? वो C अपॉन में V2। और अगर मैं तुमसे बोलता हूँ भैया N12 निकालिए तो कैसे निकलेगा? N1 अपॉन में N2। सीधी बात है कि अगर रिलेटिव निकालना चाहते हैं उसके लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए पहले से? एब्सोल्यूट का। अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो रिलेटिव नहीं निकाल सकते, सीधी सीधी बात। अच्छा, और अगर इसी को स्पीड में खोलेंगे तो V2 ऊपर और V1 नीचे। और यहीं से तुम्हारे लिए सवाल है, ध्यान से ट्राई करें सभी लोग। ठीक है, सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन बना देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पास में ये 3 मीडियम है, ठीक है। ये तीनों मीडियम को सभी लोग ऐसे करके प्रॉपर्ली बना लें। 3 मीडियम 3 अलग अलग डिजाइनों से दिखाए जा रहे हैं। इसमें वाटर कौन सा मानना चाहिए? मतलब अगर नीचे का नहीं बनता तो शायद ये वाटर वाटर मानते, तो अब ये और ये इसको वाटर मान सकते हैं? बता, सबसे ऊपर वाले को, नीचे वाले को। मतलब जलवा है इसका भी अपने आप में, इसने उन दोनों को पानी से खत्म करवा दिया। ये वाला वाटर हो गया, उसके बाद में ये वाला ग्लास हो गया और ये वाला एयर हो गया। ठीक है, अब सभी लोग लाइट की स्पीड देखें जरा ध्यान से। ठीक है, कोई लाइट है जो पहले एयर में पहुंची है, तुम बस इतना बताओ कि अगर एयर से ग्लास में जाएगी, नॉर्मल के पास आएगी, दूर जाएगी पास, क्योंकि डेंसर में जा रही है, तो वो डेंसर में गई यानी ग्लास के पास आ गई। अब वापस ग्लास से वाटर में जाएगी, मतलब कांच से पानी में, तो दूर जाएगी क्योंकि कांच गाढ़ा होता है, पानी फिर भी एज कंपेयर टू कांच हल्का होता है। सब में इसकी स्पीड सुने ध्यान से। लाइट की स्पीड जो एयर में है वो है 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड जो ग्लास में है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और लाइट की स्पीड जो पानी में है वो है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मैं सभी लोगों को जो जो सवाल देता हूँ सभी ध्यान से सारे निकालते हैं A to Z। ठीक है, 4-5 सवाल लिखूंगा इकट्ठे और एक बार में लिखूंगा सारे के सारे।
ठीक है, सिंपल भी होंगे पर कोई बात नहीं, निकालते से ध्यान लगाता। सबसे पहला एन ए निकालें, दूसरा एन जी निकालें, तीसरा एन डब्ल्यू निकालें। जब ये निकल जाए उसके बाद में सभी लोगों को चौथा एन ए जी निकालना है, पांचवा एन जी डब्ल्यू निकालना है और छठवां एन ए डब्ल्यू निकालना है। कैसे भी चाहे से खोल देना फॉर्मूले को, कुछ भी करें तो सॉल्व करें, निकालें, इंडेक्स निकालें यहाँ से। और स्पीड के टर्म्स में मतलब ये वाले कौन से हैं, एब्सोल्यूट, ये कौन से हैं, रिलेटिव, कैसे भी सॉल्व कर लो। इसलिए नहीं है कि आसान चीजें मतलब कदो इम्पोर्टेंट है, हाथ लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। आगे आंसर आ गए, बताएं एन ए कैसे निकलेगा, सी अपॉन में बी ए, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में ए की जगह पर 2.5 इंटू 10 की पावर 8। कटपिट करके आंसर क्या बना सभी का, एन ए का आंसर क्या बना,
1.2, तो एन ए की वैल्यू आ जाएगी 1.2, एन ए का आंसर निकल के आएगा 1.2। सबसे पहली काम की चीज तो ये। उसके बाद हम दूसरी काम बताएंगे, एन जी कैसे निकलेगा, सी अपॉन में वी जी करेंगे, सी यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8 और वी जी यानी कि 1.5 10 की पावर 8। इसका आंसर क्या बनेगा 2। अगली बार में एन डब्ल्यू निकालने के लिए सी अपॉन में वी डब्ल्यू करेंगे, तो इसको करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में वी डब्ल्यू यानी कि कितना 2 10 की पावर 8, और इसका आंसर क्या बन के आएगा 1.5। ये सबके ठीक है ना। उसके बाद में अगर एन ए जी निकालेंगे तो खुलेगा कैसे, ये एन ए अपॉन में एन जी, और इक्वल टू में कैसे खुलेगा बी जी अपॉन में बी ए। अब तुम चाहो तो एन ए और एन जी से निकाल सकते हो, तुमने एन ए निकाल लिया 1.2 और एन जी निकाल लिया 2, तो इनसे निकाल सकते हो, तुम्हारा आंसर 0.6 आ जाएगा। ये ठीक है तुम लोगों का कि तुम लोगों ने ऐसे करा हो। सब एन ए की वैल्यू तो मुझे पहले मिल चुकी है 1.2 और एन जी की वैल्यू मिल चुकी है 2, काटेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ से भी निकाले तो भी ठीक है, एन ए जी को वी जी अपॉन में वी ए खोले और सीधे स्पीड से भी निकालना चाहे, जैसे कि सर स्पीड की वैल्यू बीजी की वैल्यू कितनी है, ग्लास में स्पीड 1.5 10 की पावर 8 है, जबकि एयर में कितनी स्पीड है 2.5 इंटू 10 की पावर 8। काट दिया इसको, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, तो एन ए जी इक्वल टू 15/25। 5 की टेबल में ये वाला आता है 3 बार, ये वाला 5 बार, और अब भी डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 0.6 है। मतलब कोई भी अप्रोच लगे आंसर ठीक आएगा निकल के। तो मुझे एन जी डब्ल्यू का बस आंसर बता दो सीधे सीधे 1.3 और एन ए डब्ल्यू का आंसर 0.8। मतलब ये कौन से इंडेक्स निकल के आए हैं अपने पास में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये वाला कौन सा निकल के आया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अपने पास में इंडेक्स निकालने का एक तरीका और भी निकल के आ चुका है, वो कौन सा है, साइन ए अपॉन में साइन आर। तो ये जो इंडेक्स निकालने का तरीका एंगलों की फॉर्म में, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अगर एंगलों की फॉर्म से इंडेक्स निकाला गया तो स्नेल्स लॉ है, और अगर स्पीड की फॉर्म से निकाला गया तो कोई लॉ नहीं है। जनरली स्पीड से ही निकाले जाते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी लाइट का किसी सरफेस पर एंगल नहीं नाप सकता, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है एंगल नापना, लेकिन ऐसे जब निकालते हैं तो बहुत सही निकलता है, ठीक है। सभी लोग इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 5वां पॉइंट देख के बता चैप्टर के मैप में क्या लिखा है। अभी भी TIR बचा है, क्या लिखा है, ऑप्टिकल फाइबर और थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ध्यान से सुने, अपना जो 5वां पॉइंट होगा दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। पहले तो यही होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। एक केस स्टडी है, बहुत सिंपल सी निकल जाएगी, कुछ खास नहीं है उसके अंदर, बहुत सिंपल सिस्टम है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। उसके बाद में अगला जो पड़ाव होगा, अगला पड़ाव होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अपना आगे अपन लोगों को पढ़ना हो ऑब्वियसली वही वाला, या फिर नहीं वो भी छोड़ दें, उससे आगे लिख देता हूँ। एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ वाला, सिक्के को पानी में डालने पर थोड़ा सा ऊपर क्यों दिखाई देता है, और वो जितना ऊपर दिखाई देता है उसका सवाल भी है कि निकालेंगे कैसे। अगर बाल्टी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, मैंने सिक्के को उसके अंदर डाल दिया, तो बताओ कि सिक्का कितना ऊपर दिखेगा, ये सवाल है। अगर बाल्टी की लंबाई 50 सेंटीमीटर की है, मैंने उसमें सिक्का डाल दिया, तो सिक्का कितना ऊपर दिखाई देगा, ये कैलकुलेट करके बताना है तुम्हें, न्यूमेरिकल्स आते हैं इन चीजों में, तो वो वाला सिस्टम की एपरेंट डेप्थ वाला सवाल पढ़ना है। और उसके बाद में जो मैंने तुम्हें 2 बातें भी छुड़वा दी हैं, उनको मैं इस पॉइंट पर ला दूंगा जिसका नाम है TIR एंड ऑप्टिकल फाइबर। छुड़वाई नहीं है, बहुत सिंपल सा खेल होगा इस वजह से, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। सभी लोग एक बार ग्लास स्लैब ध्यान से देखें, तुम सभी लोगों ने ग्लास स्लैब में बस इतना पढ़ना है कि केस स्टडी है, कुछ खास नहीं है, बस एक फिगर है, उसको बस ध्यान से देख लेना है। पहले तो ऐसे करके एक डब्बा बना दें। तुम लोगों ने ग्लास स्लैब अपनी लाइफ में कभी देखा है कि नहीं, पहले ये बताओ। कुछ नहीं, बस एक क्यूबर्ड सा होता है कांच का एक पीस है, एक बॉक्स होता है पूरा कांच का, रेक्टेंगुलर क्यूबिकल कैसा ही मान लो, कुछ इस तरह से। इस अपने पास में ये
ये है, ऐसे करके वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है पूरा कांच का, वो यहाँ पे बस ऐसे करके रख दिया जाएगा, वो तुम्हें सामने बना दिया। तो इसमें रिफ्लेक्शन होते हुए देखना, कोई सवाल जवाब नहीं है, बस ध्यान से केस समझना है कि क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये क्लियर है। उसके बाद में ये गिलास कांच बन गया, वापस से निकल के आ चुकी है एयर। सिंपल सिस्टम ये भी है कि इसके अंदर थोड़े प्रैक्टिकल भी पाए जाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया है उसके। प्रैक्टिकली ये जो चीज मैं तुम्हें सामने बनाऊंगा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो बनाई जाती है, करवाई जाती है। दो प्रैक्टिकल है जो चैप्टर से तुम्हें करवाए जाएंगे, एक तो प्रिज्म और एक होगा ग्लास स्लैब का। ठीक है, पहले ध्यान से देख लें क्या इसमें। अगर लाइट यहाँ से यहाँ आती है तो पहली बात तुम सभी लोग बताओ कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर से डेंसर में, तो लाइट पास आएगी कि दूर जाएगी? तो मैंने इसको थोड़ा पास बना लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद में लाइट कौन से कौन से में जा रही है? डेंसर से रेयर में, कांच से ग्लास में। अब ये निकल जाएगी थोड़ा सा हटके। अब इसी में कुछ काम की बातें निकल के आती है साहब। ये जो पहले वाला एंगल इस पे लाइट आई है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। इस पे निकली है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एंगल आर। ये वाला भी कौन सा? एंगल आर। और जब ये यहाँ से बाहर निकली ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा? एंगल ई। मतलब आने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, जिन एंगलों से वो मुड़ी वो एंगल आर कहलाएगा, और जिस एंगल से वो बाहर निकली वो कौन सा एंगल कहलाएगा? ई एंगल। अच्छा, अब इन्हीं के नाम भी सुने। आने वाली लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इसमें भटकने वाली लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो लाइट इसमें से बाहर निकली है इसको अपन लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। मतलब एक लाइट जो आई है, दूसरी जो भटकी है, और तीसरी जो बाहर निकली है। बस एक केस स्टडी है, मतलब ये डायग्राम देखना होता है, कुछ नहीं करना तुम्हें इसके अंदर, कोई सवाल जवाब नहीं है। कि आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, भटकने वाली रिफ्लेक्टेड रे, और निकलने वाली लाइट रे इमर्जेंट रे। अच्छा, इसमें अगली बात सुनिए ध्यान से। इसी में अगली काम की चीज, बहुत सिंपल सवाल अक्सर अपन लोग जब पूछते हैं तो ये वाला होता है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता? अगर ग्लास स्लैब यहाँ पर नहीं होता तो ये लाइटें भटकती नहीं, कैसे निकल जाती? बिल्कुल सीधी। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो लाइटें बिल्कुल सीधी निकल के चली जाती, एकदम स्ट्रेट। लेकिन ग्लास स्लैब के होने की वजह से ये लाइटें अपने रास्ते थोड़ा सा भटकी है, ग्लास स्लैब की वजह से अपने रास्ते से भटक गई। ग्लास स्लैब की वजह से इसके रास्ते में थोड़ा सा भटकाव आया। अगर ये ना होता तो लाइटें बिल्कुल सीधी जाती। लाइटें अपने रास्ते से जितना भटकी है उस भटकाव को अपन लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि भटकाव, अपने रास्ते से लाइटें कितना भटक चुकी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखें। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और इमर्जेंट एंगल। और अगर प्रिज्म ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइटें बिल्कुल सीधे निकल जाती। उसके रास्ते में ग्लास स्लैब की वजह से जो भटकाव पैदा हुआ उस भटकाव का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को भी ध्यान रखें। ये कोई सवाल जवाब नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, बस केस स्टडी है। मैं क्लास स्लैब में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये क्यों पढ़ाया जाता है? इसको पढ़ाने का एक सिंगल रीजन ये है कि बच्चे के दिमाग में बात जाए कि साहब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएंगे तो पास आएंगे, फिर दूर निकलेंगे, बस इतना दिमाग में आना चाहिए। और कोई मेन मोटिव नहीं है इस पूरे खेल का। लेकिन हाँ, ये वाली चीज तो आगे नहीं होंगी, और तुम बस इस खेल को अपने दिमाग तक सेट कर लेना। एक छोटे सवाल का जवाब और दे देंगे। अगर लाइट ए से जी में जा रही है, एयर से ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? अगर एयर से ग्लास में जाएंगे तो बड़ी, क्योंकि हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। और अगर हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो आंसर 1 से छोटा निकल के आएगा। इस वाले केस में आंसर 1 से बड़ा होगा, जबकि इस वाले सरफेस पर, मतलब यहाँ पर आंसर n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो n की वैल्यू 1 से छोटी होगी। बस ये छोटी मोटी चीजों को ध्यान रखें। बस अपन लोग कल जो स्टार्ट करेंगे दैट इज एपरेंट डेप्थ नाइट, ये टोटल तुम्हारा खत्म हो जाता है, तुम्हारा पुराना। ठीक है।